और चलिए मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बहरीन में ईरान ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। जी हां, 5 स्टार होटल पर यह अटैक किया गया है। तो ईरान ने अब बहरीन को भी निशाना बनाया, जहां पर ईरान की तरफ से बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। 5 स्टार होटल पर अटैक किया है ड्रोन के जरिए से ईरान ने। तो मिडिल ईस्ट में पल पल की खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। बहरीन से बड़ी खबर, जहां पर ईरानी ड्रोन्स ने बड़ा अटैक किया है। 5 स्टार होटल को निशाना बनाया गया और 5 स्टार होटल पर ही यह बड़ा अटैक ड्रोन के जरिए से किया गया है। तो बहरीन में ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक, 5 स्टार होटल पर यह अटैक किया गया है ईरान की तरफ से बहरीन में। तो मिडिल ईस्ट में हालात लगातार खराब है। और ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल ये बहरीन की तस्वीर है, जहां पर ईरान के ड्रोन आकर गिरता है। और ये ड्रोन दरअसल बहरीन के एक 5 स्टार होटल पर आकर गिरता है। तो शुरुआती तौर पर कितने लोग इसमें मारे गए हैं, जख्मी हैं, ये जानकारी तो नहीं मिली है। लेकिन ड्रोन जैसे ही आकर टारगेट पर गिरता है, उसके बाद वहां पर धुआं ही धुआं उठता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में बड़ी खबर, अब ईरान ने बहरीन को निशाना बनाया और बहरीन पर ड्रोन से अटैक ईरान ने किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो धमाका किया गया है, ये 5 स्टार होटल पर ड्रोन आकर गिरा है और उसके बाद ये बड़ा धमाका हुआ है। और इस बीच खामनेई की मौत के बाद ईरान में मातम है। जी हां, खामनेई की मौत के बाद ईरान में मातम है। भारी तादाद में सड़कों पर लोग आए हैं। खामनेई की मौत के बाद अब मातम छाया हुआ है पूरे ईरान में। तो खामनेई की मौत के बाद ईरान में मातम है, चारों तरफ गम और गुस्से की लहर है। भारी तादाद में सड़कों पर लोग निकल कर आए हैं। खामनेई की मौत के बाद मातम छाया हुआ है हर तरफ। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि खामनेई की मौत के बाद ईरान में मातम है और भारी तादाद में सड़कों पर लोग निकल आए हैं। खामनेई की मौत के बाद यहां पर मातम छाया हुआ है। आप ये देखिए, ये तेहरान की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद एक तरह से एहतजाज में मसरूफ है। तो खामनेई की मौत के बाद ईरान में मातम है, भारी तादाद में सड़कों पर लोग निकल कर आए हैं। खामनेई की मौत के बाद मातम यानी गम और गुस्से का माहौल छाया हुआ है। और दो खास मेहमान बहुत पहले से हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद अमीन साहब और प्रोफेसर अजिताब जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करूंगा। प्रोफेसर अजिताब जी, ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद अमीन साहब से हमारी बात हो रही थी कि अब किस तरह के हालात होंगे। मैं प्रोफेसर अजिताब जी सर, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरह से अब जवाबी कार्रवाई मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से हो रही है, ईरान की क्षमता की अगर बात की जाए, कितनी सलाहियत ईरान में, कितना मजबूत ईरान है? क्योंकि एक तो बड़ा झटका ईरान को यह लगा है कि उसके पास अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मौजूद नहीं है। उन्हें एक तरह से मार दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। और इसके अलावा हमेशा से ही प्रोफेसर साहब आप देखिए कि अमेरिका का जो बैन है, अमेरिका की पाबंदियां ईरान के ऊपर रही हैं। तो ये लड़ाई कितनी लंबी या कितने वक्त तक ईरान एक तरह से लड़ सकता है? जिस तरह से छोटे छोटे टारगेट कर रहा है, चाहे बहरीन की बात करें, दुबई की बात करें, या फिर तल अवीव की बात करें, या मिडिल ईस्ट में दूसरे और जो एयरबेस है अमेरिका के, उन्हें ईरान निशाना बना रहा है। तो ये लड़ाई कितनी लंबी ईरान लड़ सकता है? देखिए, ईरान की अपनी सीमाएं हैं बहुत ज्यादा। वो खास करके अगर उसके एयर पावर की बात की जाए, एयरफोर्स की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा वो सशक्त अमेरिका और इजराइल के सामने तो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। 10 दिन भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसके जो असला है, जो उसके मिसाइल हैं, लगभग 3000 मिसाइलों की बात की जाती है उसके पास, जिसमें से दूर के मार की क्षमता वाली मिसाइलें लगभग 1500 की बात की जाती है। और अगर 10-20 मिसाइल भी डेली वो यूज करता है या 100-200 यूज करता है, तो 10 दिन माना जाए कि ज्यादा से ज्यादा वो कर पाएगा।
तो जमीनी तो यहाँ पे लड़ाई हो नहीं रही है, एयर पावर की बात है। ईरान के पास दो जो मजबूत उसके असले में आता है, एक है मिसाइल पावर और दूसरा है ड्रोन पावर, जो अभी आपने दिखाया अपने स्क्रीन पे कि बहरीन में ड्रोन से अटैक हुआ। जी। तो ड्रोन उसके पास, ड्रोन की क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान काफी शक्तिशाली है उस मामले में। बट अमेरिका तक तो उसकी पहुंच है ही नहीं, इजराइल तक भी पहुंचने में उसको जॉर्डन होके ही जाना पड़ेगा, तो वहां भी उसकी क्षमताएं बहुत लिमिट हो जाती हैं। तो ईरान बहुत ज्यादा उस स्थिति में नहीं है कि इस वार को ज्यादा लॉन्ग करे, और इस वार में उसकी मारक क्षमता की बहुत बहुत ही, समझ लीजिए कि सीमित उसके संसाधन भी हैं। तो उस केस में दूसरी तरफ अगर देखें तो रूस और चाइना, ये लोग भी उसको खुल के मदद करने की स्थिति में नहीं है। बीच में ऐसी बातें कही जा रही थी कि चीन ने शायद उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है या ड्रोन का सप्लाई किया है, जी। तो सीमित भंडार भी उसके पास है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल और जो खास करके मध्य पूर्व के देश हैं, उनसे भी वो एक बहुत मदद की। ईरान ऐसी गुहार करे भी या ना करे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ऐसी नहीं है, क्योंकि सऊदी खास करके और यूएई, ये दोनों भुक्तभोगी रहे हैं ईरान की क्षमता को ये जानते हैं। तो वो चाहेंगे कि ईरान वीक हो, और जो सुप्रीम लीडर की मौत के बाद बहुत ज्यादा ईरान कमजोर हुआ है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो ईरानी करेंसी रियाल पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, ऑफ कोर्स युवा शक्ति है, लगभग 9.5 करोड़ की जो ईरान की पॉपुलेशन है उसमें युवाओं का ज्यादा की जनसंख्या है। तो ये एक युवा देश है, लेकिन जहां तक इनके पास हथियारों की बात है, मिसाइल की बात है, उसकी अपनी क्षमताएं भी लिमिट है और इनके पास संसाधन भी लिमिट है। तो वैसे केस में ये बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाएंगे। बीच का रास्ता निकालना, और ये जो अमेरिका बार बार कह रहा है, भाई ये अमेरिका के तो ज्यादातर जो अमेरिका के की मांगे थी उसको ईरान ने लगभग मान लिया था। ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात थी उसको भी, उसने अमेरिका से ऑलमोस्ट उस पर सहमति बन गई थी। मिसाइल के जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलों की बात थी, उस पे भी ईरान ऑलमोस्ट सहमत हो गया था अमेरिका से। लेकिन बीच में इजराइल और सऊदी की बात आ गई, क्योंकि ये लोग उसके मारक क्षमता के अंदर हैं। जो मिसाइल की ताकत है ईरान के पास, वो इन मिडिल ईस्ट के देशों को तो टारगेट करने के लिए काफी सक्षम है। तो इन लोगों के हिसाब से अमेरिका ने इनफैक्ट जो ग्रीन सिग्नल दिया इस वार का, उसके पीछे यही कहा जा रहा है कि अमेरिका तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया था ईरान की जो मांगे थी वो उसको मानने के बाद, लेकिन इजराइल और सऊदी के कहने पे ये वार को उसने आगे बढ़ाया, और ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ईरान के पास उस तरह की सलाहियत नहीं है, हमेशा से पाबंदियां उस पर रही हैं। और दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद उनकी शहादत और मौत के बाद ये एक गुस्सा तो ज़रूर है, लेकिन ये लंबी लड़ाई एक तरह से ईरान नहीं लड़ सकता है। मैं मोहम्मद अमीन साहब आपके पास आना चाहूँगा। जो बात यहाँ पर प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, और जो असल टारगेट था इजराइल और अमेरिका का, आयतुल्लाह अली खामनेई, उनका काम अब तमाम हो गया, उनकी शहादत हो गई और उन्हें मार दिया गया। अब इसके बाद क्या, किस तरह का रुख आप इस पूरी लड़ाई में देखते हैं? जिस तरह से प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि ईरान इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि सामने एक सुपर पावर अमेरिका है, उसके साथ इजराइल है और भी कई ताकतें हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में तनहा खड़ा है ईरान। तो ऐसे में ये लड़ाई दरअसल शेर और बकरी वाली नजर आ रही है। नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है ईरान का, तो ईरान एक लड़ाका कौम है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिस्ट्री का इतिहास बताता है। लेकिन मैं समझता हूं कि खुमैनी साहब की वजह से ये जो लोग सोच रहे हैं कि मॉरल डाउन होगा, मॉरल डाउन नहीं होगा। ये जो सेकंड उनकी कमांड है, यानी उनका जो बेटा है, अगर वो पावर में आता है और वहाँ पर जो हालात हैं वो मारने मर जाने वाली बात होगी। मतलब वो कौम जो है वो जिंदा दिल कौम है। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का है कि उन पे हथियार नहीं है या नहीं, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन इस बात को चाइना, और जिसे कल एससीओ मीटिंग में, यूएनएससी मीटिंग में ये जो बात कही है, चाइना ने कंडेम किया है, रशिया ने कंडेम किया है। तो ये सब चीज़ें ये बात दर्शाती हैं कि आज उनकी बारी है, कल उनकी बारी है। आज अगर ईरान की बारी है तो कल चाइना और रशिया की भी बारी हो सकती है। इसलिए उनको अपने हालात पर नज़र डालनी होगी और कोशिश करके इस या तो ये वार को रोकना होगा, नहीं तो वार के साथ देना होगा। मैं कहता हूँ थर्ड वार का जो आप कह रहे हैं
की शुरुआत है तो बिल्कुल 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ना तो बनती है कोरिया से, न बनती है रशिया से, न बनती है चाइना से। तो अगर वो ईरान तो आसानी से इनके कब्जे में आने वाला नहीं है। अगर ये ग्राउंड की फोर्स पे आते हैं तो ग्राउंड पे भी उनका वियतनाम जैसा हाल होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ इस बात को, जो डिप्लोमेटिकली है, अगर ये बात हो जाती है, किसी तरह से बात रुक जाती है, तो सभी के हित में होगा, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, जितने भी मुल्क हैं एशिया के। तो एशिया के कंट्रीज जितने भी हैं वो काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, ईरान तो कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। 30% पेट्रोल कर रहा था, यानी प्रोडक्ट कर रहा था। उसके साथ में उसके ड्राई फ्रूट्स हैं, ज्वेलरी है, जेम है, और बहुत सी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ में वहाँ के लोग जो हैं कल्चरली बड़े एडवांस लोग हैं, आज से नहीं पुराने ही लोग हैं। तो पूरी दुनिया में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका फ़र्क तो पड़ेगा अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर। इस बात सोचने से मजबूर होंगे कि वहाँ बात करनी होगी। हाँ, जो होना था वो हो गया, खैर उन्होंने उनकी शहादत कर दी, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनके बेटे हैं वो अगर आते हैं सामने, और आना ही पड़ेगा उनको, आज नहीं तो कल तो उनका अनाउंसमेंट मैं समझता हूँ हो जाएगा। उससे होने के बाद जो है फिर थोड़ी मजबूती आएगी और कुछ मुल्क उनका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क के साथ नहीं है। अगर कंडेम भी कर रहा है तो इस मीन्स उनके पीछे है। तो वो अमेरिका को भी सोचना होगा और ये वार को ख़त्म करना होगा और स्टॉप करना होगा। जो अगर ये बात कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि हमने से बदला ले लिया, तो ठीक है, उन्होंने बदला ले लिया, लेकिन अब वार को तो ख़त्म करना होगा, क्योंकि कोई सिविल वार तो होनी नहीं है। क्योंकि अब उन्होंने जो अटेम्प्ट शुरू कर दिया है, ईरान के लोगों ने जो अपने ड्रोन और अपने जो मिसाइल मार रहे हैं वो गल्फ कंट्रीज रीजन में मार रहे हैं। क्यों? कि अमेरिकन बेसिस को ख़त्म करना चाहते हैं। इससे और ऊहापोह मचेगा, वहाँ पे सिविलियंस जो हैं डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होने के बाद उन पे भी ख़तरा मंडराएगा। ऐसा नहीं है। तो ये एक रिपरकशन बहुत तगड़ा होने वाला है। अभी आप वेट करिए, देखिए कि क्या होने वाला है। और ये मैं समझता हूँ कि हालात बड़े मुल्क के ख़राब होने वाले हैं आसपास के, जिसकी वजह से इनको वार इमीडिएटली रोकनी होगी। क्यों? क्योंकि सोच ये रहे इस बात को कि हम ये करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन नहीं, हर जगह रिएक्शन आपको देखने। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, अभी हिंदुस्तान में देखिए हमारे यहाँ क्या है, कश्मीर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, अभी लखनऊ में होने वाला है रिएक्शन। भाई शिया हजरात जहाँ रह रहे हैं, सैयद लोग अपना तो प्रोटेस्ट दिखाएंगे ना दिखाएंगे, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो हमारा लखनऊ हो, यहाँ कुछ लोग तो रहते हैं ना उनके फॉलोअर्स। ऐसा नहीं है। और ये बेसिकली देखा जाए तो खुमैनी साहब हमारे हिंदुस्तान के से उनका रिश्ता है, बाराबंकी से। तो ये चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। अभी क्या हालात बनेंगे नहीं जानते हम लोग, लेकिन हाँ, लड़ने की पोजीशन में तो नहीं है अब इतना ईरान। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पीछे क्या ताकतें हैं ये तो वक्त बताएगा। और वक्त बिल्कुल, यानी ये लड़ाई अगर आगे बढ़ती है तो क्या इसका रुख और ज्यादा खतरनाक होगा? क्या रशिया और चाइना भी मिडिल ईस्ट में कुछ अपनी दिलचस्पी दिखाना चाहेंगे, इस लड़ाई में शामिल होना चाहेंगे? ये तमाम चीजें भी आगे चलकर एक तरह से बहुत देखने वाली, बहुत अहम होंगी कि आगे लड़ाई का रुख क्या है। और जिस तरह से अमीन साहब ने यहां पर कहा है, लखनऊ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि लखनऊ में शिया पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया है कि आयतुल्लाह खामनई की मौत पर शोक का ऐलान लखनऊ में किया गया है। 3 दिन तक शोक का ऐलान किया है। आज रात लखनऊ में शोक सभा होगी, कैंडल मार्च निकाली जाएगी। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिया पर्सनल बोर्ड ने बाकायदा ऐलान किया है कि आयतुल्लाह खामनई की मौत पर शोक का ऐलान किया गया है। 3 दिन तक शोक का ऐलान किया गया है। आज रात लखनऊ में शोक सभा होगी, कैंडल मार्च निकाली जाएगी। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने बाकायदा इसकी जानकारी साझा की है।